भारत की संसदीय प्रणाली, जानते हैं, एक बड़े ही दिलचस्प चक्रव्यूह की तरह है। और इस चक्रव्यूह के बिल्कुल केंद्र में है दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। ये सिर्फ दो अलग अलग इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र के दो बहुत ही शक्तिशाली स्तंभ हैं। दुनिया भर में कई लोकतंत्र इस दो सदनीय यानी बाइकैमरल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारत का जो वर्जन है ना, वो काफी खास है। इसमें शक्ति और जिम्मेदारी का एक बहुत ही अनूठा संतुलन बनाया गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस दोहरे ढांचे की जरूरत ही क्यों पड़ी, और जब बात कानून बनाने या सरकार चलाने की आती है तो असली ताकत किसके पास होती है। चलिए आज इसी शक्ति संतुलन को जरा बारीकी से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम भारत की संसद की नींव को समझेंगे, फिर दोनों सदनों की भूमिका देखेंगे, कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानेंगे, पैसे और सरकार पर नियंत्रण की बात करेंगे, और हाँ, राज्यसभा की कुछ खास शक्तियों को भी देखेंगे। और अंत में समझेंगे कि ये पूरा सिस्टम संतुलन कैसे बनाता है। चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, इसकी नींव से। भारत की इस दो सदनीय संसद का जो आइडिया है ना, वो बहुत सोच समझकर बनाया गया था। इसका मकसद था एक दोहरा प्रतिनिधित्व, मतलब एक तरफ तो सीधे सीधे भारत की जनता का प्रतिनिधित्व हो, और दूसरी तरफ भारत के जो अलग अलग राज्य हैं उनकी अपनी पहचान और उनके हितों का भी प्रतिनिधित्व हो। तो चलिए अब इन दोनों खिलाड़ियों से मिलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। एक है जनता का सदन और दूसरा है राज्यों की परिषद। देखिए, इनके नाम ही इनकी भूमिका के बारे में कितना कुछ बता देते हैं। अच्छा, ये टेबल देखिए, यहां बुनियादी फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। लोकसभा में हैं 543 सदस्य, जिन्हें हम और आप सीधे वोट देकर चुनते हैं। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। वहीं दूसरी तरफ है राज्यसभा, जिसमें 245 सदस्य होते हैं। इन्हें राज्यों के विधायक चुनते हैं। और हाँ, ये एक परमानेंट हाउस है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। एक और दिलचस्प बात, राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान जैसे क्षेत्रों से 12 विशेषज्ञों को उसमें नॉमिनेट भी करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि लोकसभा जो है वो सीधे तौर पर पूरे देश की जनता की आवाज है, जो एक राष्ट्रीय भावना को दिखाती है, और राज्यसभा वो राज्यों की आवाज है। ये भारत के उस फेडरल स्ट्रक्चर की रक्षा करती है जहां केंद्र और राज्य दोनों की अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी अहमियत है, किसी एक की अनदेखी नहीं की जा सकती। तो अब जब हम इन दोनों खिलाड़ियों को जान गए हैं, तो चलिए अब खेल के नियम समझते हैं, यानी कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया। देखिए, संसद का सबसे जरूरी काम है कानून बनाना, और यहीं पर दोनों सदनों के बीच असली शक्ति का टेस्ट होता है। एक साधारण बिल यानी एक ऑर्डिनरी बिल का सफर किसी भी सदन में शुरू हो सकता है। मान लीजिए एक सदन उसे पास कर देता है तो वो दूसरे सदन में जाता है। अगर दूसरा सदन भी उसे पास कर दे तो बिल राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाता है, और उनकी मंजूरी मिलते ही वो कानून बन जाता है। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, लेकिन असल कहानी हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। सोचिए, क्या होगा अगर राज्यसभा लोकसभा से पास हुए बिल को खारिज कर दे, या उसमें कुछ ऐसे बदलाव सुझाए जो लोकसभा को मंजूर ही ना हो। बस यहीं पर पैदा होता है गतिरोध, जिसे हम डेडलॉक कहते हैं। इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए हमारे संविधान में एक रास्ता है, संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग। राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बैठने के लिए बुला सकते हैं, और यहां फैसला होता है साधारण बहुमत से। अब जाहिर है, क्योंकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या राज्यसभा से लगभग दोगुनी है, तो इस संयुक्त बैठक में पलड़ा हमेशा, या कहें कि लगभग हमेशा, लोकसभा के पक्ष में ही झुकता है। चलिए, कानून बनाने में तो फिर भी थोड़ा बहुत शक्ति संतुलन दिख जाता है, लेकिन जब बात आती है पैसे की और सरकार पर नियंत्रण की, तो यहां आकर शक्ति का तराजू एक तरफ बहुत ज्यादा झुक जाता है। यही हमें असली पावर इम्बैलेंस देखने को मिलता है। यहाँ एक गोल्डन रूल है, वो ये कि धन विधेयक यानी मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। देश का बजट हो, टैक्स से जुड़े कानून हो, ये सब कुछ लोकसभा के अधिकार क्षेत्र में आता है, और ये लोकसभा को एक बहुत बड़ी वित्तीय शक्ति देता है। जब एक मनी बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा पहुंचता है, तो राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन होते हैं। वो इसे 14 दिनों तक रोक सकती है या कुछ सुझाव दे सकती है, लेकिन वो इसे खारिज नहीं कर सकती। अगर 14 दिन में बिल वापस नहीं आता तो उसे अपने आप पास मान लिया जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि देश की तिजोरी की चाबी यानी आम जनता के टैक्स का पैसा कैसे खर्च होगा, इसका आखिरी फैसला उन्हीं के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में होता है।
अब आते हैं सरकार पर नियंत्रण की बात पर। हमारे देश में प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार तभी तक सत्ता में है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास हासिल है। और यही बात हमें लोकसभा के सबसे शक्तिशाली हथियार तक ले आती है, अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये एक ऐसा प्रस्ताव है जो सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, और अगर ये पास हो गया तो सरकार को तुरंत इस्तीफा देना पड़ता है। ये वो शक्ति है जो सीधे तौर पर सरकार के बने रहने को जनता के फैसले से जोड़ती है। तो क्या इन सब बातों का मतलब ये है कि राज्यसभा सिर्फ एक रबर स्टैंप है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। राज्यसभा के पास कुछ ऐसी खास और अनूठी शक्तियां हैं जो लोकसभा के पास भी नहीं हैं, और ये शक्तियां भारत के संघीय ढांचे की रक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए देश की सभी नदियों को जोड़ने की कोई राष्ट्रीय योजना है। अब कानून के हिसाब से पानी तो राज्यों का विषय है, लेकिन ये योजना राष्ट्रीय महत्व की है। तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा एक प्रस्ताव पास करके संसद को इस राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। इसी तरह देश में नई ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे आईएएस या आईपीएस बनाने का अधिकार भी सिर्फ राज्यसभा के पास ही है। एक और जरूरी बात, इन विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए राज्यसभा को 2/3 के विशेष बहुमत की जरूरत होती है। ये ऊंची सीमा इस बात को दिखाती है कि ये शक्तियां कितनी महत्वपूर्ण हैं, और इनका इस्तेमाल सिर्फ तभी हो जब एक व्यापक सहमति बने। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये असल में लोकसभा बनाम राज्यसभा की कोई लड़ाई नहीं है। ये तो नियंत्रण और संतुलन की एक बहुत ही सोची समझी प्रणाली है। एक जरूरी पार्टनरशिप है जो भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। तो आखिर राज्यसभा की उपयोगिता क्या है? देखिए, ये लोकसभा द्वारा जल्दबाजी में बनाए गए कानूनों पर एक तरह से स्पीड ब्रेकर का काम करती है, उन पर दोबारा विचार करने का एक मौका देती है। ये अनुभवी लोगों के लिए एक मंच है जो शायद सीधे चुनाव की राजनीति में ना आना चाहें। ये राज्यों के हितों की रक्षा करती है, और एक स्थायी सदन होने के नाते ये विधायी निरंतरता बनाए रखती है। तो कुल मिलाकर बात यह है, हाँ ये सच है कि लोकसभा के पास ज्यादा शक्ति है क्योंकि वो सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन राज्यसभा एक बेहद जरूरी भूमिका निभाती है। वो एक दूसरा विचार देती है, एक गहरी जांच करती है और पूरे सिस्टम को स्थिरता देती है। ये प्रतिद्वंदी नहीं है, ये साझेदार है। तो क्या ये प्रणाली शक्ति का एक आदर्श संतुलन है, या राज्यसभा कभी-कभी प्रगति में एक बाधा बन जाती है? भारत की इस द्विसदनीय प्रणाली के कामकाज और इसकी प्रासंगिकता पर बहस आज भी जारी है। ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना?